गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रथम नमस्कार मेरे कुलगुरु को, नमस्कार मेरे इष्ट देवता को, नमस्कार मेरे माता पिता को, नमस्कार मेरे पितरों को, नमस्कार हर उस पॉजिटिव एनर्जी को जो मेरे आसपास है। हे माँ प्रकृति, आज का सेशन अच्छा करने के लिए मेरे सिर पर अपना हाथ बनाए रखना। जय माता दी। देखो, एक छोटा सा रिचुअल मैंने किया और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये जान करके मैंने बोल के रिकॉर्डिंग करके आप सबके सामने किया, ताकि आप भी जब भी कुछ एक्टिविटी करें, जिसे हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी कहते हैं, तो फॉलो करें इस मेथड को। उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन ये है, इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो माँ प्रकृति के आशीर्वाद से ही हो रहा है। जब हमने ब्लेसिंग्स ले ली अपने पूर्वजों से, तो जो हमारी लाइफ की नेगेटिविटी है उसको वो सोक कर लेंगे। जब हमने ब्लेसिंग्स ले ली अपने कुलगुरु से, तो कुलगुरु हमारी लाइफ में जो भी हमने कर्म किए, कई बार हम चार्ट बनाते हुए कुछ नेगेटिविटी में आ जाते हैं। उसके पीछे एक रीजन होता है कि अगर हम चार्ट के नेगेटिव पार्ट को देखेंगे तो हमारी लाइफ में नेगेटिविटी आएगी, अगर हम पॉजिटिव साइड को देखेंगे तो पॉजिटिविटी आएगी। अगर हम क्लाइंट को चार्ट में होने वाली नेगेटिविटी के बारे में बताएंगे तब भी हमारे ऊपर नेगेटिविटी आएगी। तो बेटर यही रहता है कि जब आप क्लाइंट को बता रहे हो तो चार्ट रीड करके शांति से लिखो, और जब आप बताते हो तो चार्ट में से बेटर चीजें, अच्छी चीजें उसको बताओ। क्योंकि जो हमारे पास आ रहा है, तो ये समझ के चलना मैक्सिमम केसेस में वो इंसान रोता हुआ आ रहा है, हंसता हुआ कोई हमारे पास नहीं आने वाला। तो रोते हुए को अगर आपने और रुला दिया तो वो गलत हो जाएगा। तो एक्टिविटी क्या होनी चाहिए कि जो भी हमारे पास आ रहा है हमने उसे हंसा कर भेजना है। मेरी मम्मी हमेशा कहती हैं कि हमारी जुबान पर 24 घंटे में एक बार माँ सरस्वती आकर विराजती हैं। तो पता नहीं कब हमने क्या कुछ ऐसा बोल दिया जो कि गलत हो, और अगर उस समय माँ सरस्वती हुई तो उस इंसान के बेचारे के जो अपने कर्म हैं, हम कहते हैं ना कर्म प्रधान है, तो उस नेटिव के जो कर्माज हैं उन पर हमारी बात ना हावी हो जाए। क्योंकि हम प्रिडिक्शन करते हैं, नो डाउट हम प्रिडिक्शन करते हैं, बहुत कुछ बताते हैं, बहुत अच्छे से देखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन याद रखना कर्म प्रधान है। अगर नेटिव की लाइफ में कुछ अच्छे कर्मास हैं और वो उन्हीं को फॉलो कर रहा है, तो वो किसके कारण कर रहा है? अपने पितरों की ब्लेसिंग्स के कारण। क्योंकि हमारी जीन्स में अपने 7 एंसेस्टर्स के जीन्स होते हैं। अब उन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, उसके कारण हमें भी वो अच्छे कर्म मिल गए, और जब वो अच्छे कर्म हमें मिल गए और हमने कुछ अच्छे कर्म कर दिए, तो हमें उन ब्लेसिंग्स पर भी ध्यान देना चाहिए। इस चीज को हमेशा ध्यान रख के चलना। कभी भी जब हम किसी का चार्ट देखते हैं तो चार्ट में हम बहुत आगे का देख लेते हैं, बहुत गहराई की चीजें देख लेते हैं, लेकिन हमें हर चीज नहीं बतानी है। कर्म प्रधान है, और जब कर्म प्रधान है तो एक सिंपल सा फंडा है भाई, क्या पता उस इंसान ने कुछ अच्छे कर्म कर रखे हों और उसके चलते हुए जो उसके जीवन में बुरा समय आना हमें दिख रहा है वो बाईपास हो जाए या वो कम होकर चला जाए। तो इसलिए कभी भी किसी को कुछ भी गलत मत बताना। अगर किसी के चार्ट में आपको कुछ गलती दिख रही है, कुछ कमी पेशी दिख रही है, तो उसको आपको गाइडेंस देनी है। उसको आप गाइड करो कि भाई तुम्हारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है और तुम इससे ओवरकम करो। एक और चीज मैं क्लियर कर दूं कि जब हम किसी का नेम करेक्शन करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ जादू होगा। सेम गोज विद अदर्स, लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं कुछ जादू होगा। लेकिन जब हम किसी को कुछ नाम देते हैं, उसके कुछ नंबर्स को हम इस तरीके से बनाते हैं कि उसकी लाइफ में चीजें अच्छी हो जाएं, तो ये गारंटी नहीं है कि चीजें अच्छी ही होंगी। अगर उस नेटिव ने उस नंबर्स के अनुसार काम ही ना किया, हमने उसको बता दिया ना, हमने उसके लिए चीजें बेटर कर दी, लेकिन अब उस नेटिव ने काम नहीं किया तो काम अच्छा नहीं होता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हम सब के लिए जानना जरूरी है। मैं एक चीज बताता हूँ, हमारे साथ लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होते हैं, उन चीजों के साथ हार कर हम गलत रास्ता तक अपनाने को तैयार हो जाते हैं। कई बार तो हम उस रास्ते को अपना लेते हैं, और कई बार हम करते हैं कि हम किसी और से जस्टिफिकेशन मांगते हैं कि मैं ऐसा करना चाहता हूं या चाहती हूं, क्या यह सही है? इसलिए करना है क्योंकि मैं बहुत परेशान हूं अपनी लाइफ से। अगर आपके पास कोई भी ऐसा नेटिव आता है तो मैक्सिमम टाइम रिलेशनशिप इश्यूज में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि किसी भी हालत में कोई भी रिश्ता
आपकी चार्ट रीडिंग के कारण टूटे ना। जैसे अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ का चार्ट आपसे डिस्कस करता है और आपने वहां पर देख लिया कि 16/7 की भरमार है, 11/2 की भरमार है, इट डजेंट मैटर यार, हो सकता है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आपको क्या पता कि सामने वाला इंसान कैसे कर्म कर रहा है। तो आपको कोई भी ऐसी चीज स्पेशली स्पाउस को नहीं बतानी। अगर आप स्पाउस को ऐसी चीजें बताते हो तो देयर माइट बी चांस उनकी लाइफ में कुछ नेगेटिव एनर्जी आ जाए, जिसके चलते उनका रिश्ता खराब होगा। अब उनका तो रिश्ता खराब होगा, लेकिन इसके कारण इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आएगा। तो यहां पर भी आपने इस बात को ध्यान रखना है। मैं बार बार कहता हूं और हमेशा कहता हूं और कहता रहूंगा कि जब भी कोई ब्रेकअप की बात होती है, जब भी रिलेशनशिप इश्यूज की बात होती है, तो हम कहते हैं अगर इंसान टॉक्सिसिटी में जी रहा है, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में जी रहा है, तो उन रिलेशनशिप्स का टूट जाना ही अच्छा है। लेकिन एक चीज बता दूं, रिश्तेदार या रिश्ते गंदे ही सही, कितने भी बुरे हों, लेकिन जिस समय आग लगती है ना, तो गंदा पानी भी आग बुझाने के काम आता है। तो जीवन में कोई भी गलत नहीं है, कोई भी सही नहीं है, सबकी सोच अपनी है। आप अपनी सोच किसी और के ऊपर थोपें, ये भी सही नहीं है। तो किसी भी चार्ट को आप जब रीड करेंगे, अगर आप न्यूट्रल नहीं हो सकते तो आप चार्ट को रीड मत करना। अगर आपको लगे कि इस बंदे से आप ज्यादा कनेक्टेड हो, और यहां पर आप अगर चार्ट रीड करोगे तो आप बायस्ड हो सकते हो, तो ऐसे चार्ट को आप डिनाई करोगे। इसके साथ साथ अगर कोई बंदा आपको कहता है कि मेरा ये चार्ट है, मेरे ये लाइफ के इश्यूज हैं, देखो, देखते हैं आप क्या बता पाते हो, साफ मना कर देना भाई, मेरे गुरु ने मना किया है। अगर कोई मेरा टेस्ट लेने आया है तो मैं टेस्ट नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। किसी भी हालत में किसी को अपना टेस्ट मत देना। विदाउट एनर्जी एक्सचेंज काम मत करना। एनर्जी ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देयर माइट बी चांस कि उसके जीवन से वो प्रॉब्लम चली जाए और आपके जीवन में आ जाए। तो आपको किसी भी हाल में नेगेटिव एनर्जीज के साथ काम नहीं करना है। जो आपका टेस्ट देने आ रहा है वो खुदा है, तब तो हम शायद सोच लें, लेकिन हम खुदा को भी अपना टेस्ट नहीं लेने देंगे। ये हमने सीखा, हमने प्रैक्टिस की, हमने ऑब्जर्व किया, और तब हमारे पास ये ज्ञान पहुंचा है। और इस ज्ञान को लेने के लिए हमने अपने जीवन का बहुत लंबा समय लगाया है। लेट अस सपोज अभी हम पिछले 5-7 मिनट 10 मिनट से एक साथ हैं, और मैं कहता हूं कि आप मुझे मेरा ये समय वापस कर दो, मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे दूं। अगर मैं आपको 10 करोड़ रुपए भी दूं, तब भी आप गए हुए समय को वापस नहीं दे सकते हो। तो जो आपने पढ़ने में, स्टडी में जो अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, वो किसी को भी फ्री फंड में जस्टिफिकेशन नहीं देने की जरूरत, किसी को कोई भी काम नहीं बताने की जरूरत। हमारी जो नॉलेज है ना, वो अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं है। जो हम कीमत ले रहे हैं, हम अपने समय की ले रहे हैं। समय कौन सा? वो समय जो हम उस नेटिव के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी नॉलेज, वो समय जो हमने इस नॉलेज को गैदर करने में लगाया है, वो समय जो हमने कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करने में इन्वेस्ट किया है, हम उस समय को फ्री फंड में किसी को भी नहीं देंगे। अगर आपने किसी को एक बार फ्री में दे दिया, उस चीज की वैल्यू नहीं होती। और एक बार फ्री में मिल गया, वो बंदा कभी जेब से पैसे नहीं निकालेगा। आपने एक बार, मान लो इनिशियल स्टेज मानते हैं, कोई भी स्टूडेंट मेरा शुरू करता है और वो ये कहता है कि भाई अभी तो मैंने शुरू किया है और मेरे को कौन इतने पैसे देगा, तो मैं तो 200 400 500 से स्टार्ट करता हूँ। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो याद रखना, जितने कम पैसे रखते हो आप, उतना ही, जो हम बात करते हैं ना 2% निकालने की, उतना ही आपका 2% छोटा हो जाएगा। और जो वो 2% जो हम निकालेंगे, उसके भी 3 हिस्से करने हैं। एक कुलगुरु को देना है, एक इष्ट देवता को देना है, और एक हिस्सा जरूरतमंद को देना है। लेट अस सपोज आपने 500 रुपए में किसी को कंसल्टेंसी दे दी, 10वां हिस्सा 50 रुपए। उस 50 रुपए की बात हमने जब करी, हाँ, तो सोचो, हम यहां पर बात कर रहे हैं 2% की। अब 50 रुपए में आपने अगर 3 हिस्से करे, तब किसी को कुछ नहीं दे पाओगे आप। एक एक समोसा देने वाले हो क्या? एक समोसा गुरु महाराज जी को दे दो, एक समोसा ईष्ट भगवान को दे दो,
और एक समोसा कहते हैं किसी गरीब को दे दो, जरूरतमंद को दे दो। लेकिन अगर किसी अच्छी शॉप पे चले जाओगे तो समोसा भी 25 रुपए का हो चुका है। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 2% की। क्यों हम ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, देने की क्यों बात कर रहे हैं? जो यहाँ पर अमाउंट निकाला है, क्योंकि 10 दुनिया बोलते हैं 10% निकालते नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ 2% ही निकाल लो। लेकिन जब हम वो 2% की बात कर रहे हैं, तो 2% जब हम अपने गुरु को देते हैं, तो गुरु पैसे के लिए तो बैठे नहीं है। हमारे जो कुल गुरु होते हैं, वो हमारी लाइफ में आई हुई नेगेटिव एनर्जी से हमें बचाते हैं। इष्ट देवता हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं और हमें आगे बढ़ने का मौका देते हैं। अब उसके बाद जो हमें अच्छे कर्म भी तो अर्न करने हैं, तभी तो जो हमारी गद्दी है उसको इज्जत मिलेगी, जो हमारा एल्टर है उसको इज्जत मिलेगी, जो हमारा काम है उसको इज्जत मिलेगी। तो उसके लिए हमें जरूरतमंद को देना है। ये छोटे छोटे लाइफ के फंडों को मत भूलना। आपने मुझसे कोर्स कितने भी टाइम पहले किया हो, मैं जान नहीं छोड़ूंगा, बार बार आपको बुला के याद कराता रहूंगा कि ये गलती मत कर लेना, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी बनती है भाई। ऐसा नहीं है कि मैंने सिखा दिया बात खत्म, अब जाओ सीखो कुछ भी मर्जी करो, आपने उसको कैसे यूज किया, नहीं ऐसा मत करना। एक चीज और होती है, अगर नेटिव आपके पास आया, आपको दिखाई दे रहा है आने वाले 6 महीने, साल भर के अंदर इसकी लाइफ ठीक होने वाली है, भाई कार्मिक नंबर्स चल रहे हैं, ये साल भर में खत्म हो जाएंगे, लास्ट कार्मिक है, 6 साल तो जो इसने भुगतने थे भुगत लिए, अब आखिरी साल है, वो भी इसका जन्मदिन आएगा, उसके बाद से इसके इवेंट का इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा, इवेंट का इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा तो उसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। अब आपको इस समय कोई रेमेडी दे देती हूँ, 2 पैसे अच्छे मिल जाएंगे, कह दूंगी भाई 6 महीने तक ये रेमेडी करेगा तो तूने ठीक होना है। ऑब्वियसली 6 महीने में तो वो वैसे ही ठीक होने वाला है। याद रखना, ऐसी रेमेडी से आने वाले पैसे ना ऊपर वाले के अकाउंट में जुड़ते रहते हैं। और ये हमारा फील्ड जो है ना, इसको शापित विद्या ऐसे ही नहीं कहा जाता, इसमें ईमानदारी से काम करना है। तो शापित विद्या कैसे? एक करी हुई गलती जब फेरे होते हैं ना, तो कहते हैं कि पति कहता है कि जो मैंने पाप किए या पाप की कमाई है उससे, या किसी भी ऐसी कमाई से जो पाप मिला है, मेरे कर्म करने से पाप मिला है, वो मेरा है। लेकिन जो अच्छे कर्म किया उसमें आधे की हकदार तू भी है। अब पत्नी ही नहीं ले रही पाप का हक, तो यहां पर क्या होगा? हमारी विद्या ऐसी है कि इसमें अगर आपने कोई पाप कर्म किया, तो इसका इम्पैक्ट आपको ही नहीं, आपकी संतानों को या उनके आगे भी संतानों तक पहुंचता है। तो किसी भी नेटिव से जो दुखी है बेचारा, पहले ही परेशान होके आ रहा है, आप अपना हैफ्टी अमाउंट लो, उसको मैं मना नहीं करता, लेकिन उल्टी सीधी रेमेडियां बेच बेच के पैसे कमाने के चक्कर में मत रहना। एक सच्ची घटना मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे एक एक्स टाइम पे लेट नाइट मुझे मैसेज किया कि सर चार्ट में रिलेशनशिप इश्यूज को कैसे दिखते हैं। मैंने कहा क्या हो गया सर, कैसे देखना है मुझे बताओ ना, मुझे देखना है कि डाइवोर्स होगा नहीं। अब मेरी इनर सोल जो कह रही थी, वो ये कह रही थी ये बेवकूफ अपने बारे में बात कर रहे हो। मेरा बड़ा मन कल्पा, क्योंकि मैं आप लोगों को एक अलग वैल्यू देता हूँ, मैं जिससे जुड़ जाता हूँ ना उसको अपना मान लेता हूँ। तो मैं वही चीज आगे से एक्सपेक्ट करता हूँ, मिले ना मिले इट डजेंट मैटर, बट मेरा कर्म है, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। तो मैंने कहा अपने बारे में बात कर रहे हो? हाँ सर मैं बहुत परेशान हूँ, ये कर दिया वो कर दिया। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं होता, समय है, सीख लो। क्योंकि हम यहाँ पर क्या सिखा रहे हैं, आपके चार्ट में जो कार्मिक लेसन्स होते हैं उनको आपने बिता दिया, जब वो खत्म हो गए तो आपकी लाइफ में जो कार्मिकनेस है, जो परेशानी है, वो भी खत्म हो गई, वो आगे आपको झेल लेनी पड़ेगी। और मैं सच बता रहा हूँ, वो दिन था दिन, उसके बाद हमने कुछ वर्क किया, चीजें बदलाव करी, कुछ नेम में चेंजेस लाए, और आज फैमिली लाइफ अच्छी चल रही है। लेकिन उस समय थॉट प्रोसेस क्या था, वो गलत था, नेगेटिव थॉट प्रोसेस था। वैसे ही अगर हमने किसी के इवेंट्स में देखा कि 16/7 का इवेंट चल रहा है, 5 साल या 6 साल, अब हम कहते हैं हम उसका नेम करेक्शन करके वो इवेंट्स को हम लिंगर ऑन कर देंगे, इधर उधर खिसका देंगे। अभी इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि उसकी लाइफ में जो 16/7 वाली प्रॉब्लम्स आनी थी वो नहीं आएगी, बंदा खुश। लेकिन आप एक चीज को समझो, ये अब नहीं आएगी, ये लेटर एज में आएगी, आएगी जरूर। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको सही सीख देनी चाहिए कि उस रास्ते से निकलना कैसे है। अगर नेटिव इस चीज को समझ जाएगा, तो जो भी 4-5 साल उसको ये परेशानी झेलनी है वो झेल लेगा। तो जो उसकी कोर में 16/7 होगा, या जो उसकी लाइफ में 16/7 का इम्पैक्ट होगा, वो खत्म हो जाता है। और जैसे ही वो इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा, तो समझो उसको सिर्फ 5-6 साल की परेशानी झेलने का, कभी कभी 4 साल की भी होती है, कभी कभी 3 साल की भी होती है। तो वो परेशानी झेलने के बाद उसकी बाद की लाइफ स्मूथ होने वाली है भाई। अगर हम पाइथागोरस की बात करें, तो पाइथागोरस ने तो मना ही किया है कि नेम करेक्शन करना ही नहीं है।
ये तो हम हैं एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट, हम मॉडर्न न्यूमरोलॉजी के नाम पे नेम करेक्शन करते हैं, क्योंकि शेल्जन में नेम करेक्शन कहा गया है। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, पता लगे सर कहानी सुना रहे हैं सुनते रहो। हाँ भाई, जवाब दो, कुछ समझ में आ रहा है? और क्या समझ में आ रहा है कि सर ने जो कहा है वो फॉलो भी करना है? यस सर। याद रखना, लाइफ बहुत प्यारी है, लाइफ बहुत प्यारी है। ये ना एक सिंपल सा फंडा समझ लेना, ये आपको चांस देती है अपने कर्मा बैलेंस को क्लियरेंस करने का, उनको क्लियर करके आगे बढ़ने का। आपने चांस नहीं लिया, उसको यूटिलाइज नहीं किया, या जो परेशानी आनी है उसे नहीं झेला, तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आपकी ग्रोथ कब होती है? जब आप उन परेशानियों को झेल कर मजबूत हो जाते हो। आप देखना, हमारे बच्चे जो घर में हैं, हम उन्हें खूब पैक वैक करके सुंदर बाबू बच्चा बना के रखते हैं, और वहीं जब लेंटर डलता है उनके बच्चे देखो वो धूल मिट्टी में नाच कूद रहे होंगे, नाक बहरा होगा, नंगे घूम रहे होंगे। हमारे बच्चों को जरा सा कुछ होगा, बुखार चढ़ जाएगा, बीमार हो जाएंगे, उनको कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो हार्ड टाइम्स को झेल कर बड़े हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, उनका इम्यूनिटी अपने आप स्ट्रांग हो रहा है। और हम अपने बच्चों का वीक कर रहे हैं। तो उसी तरीके से जब हम किसी चार्ट को देखते हैं, तो उस चार्ट में होने वाली नेगेटिविटी में फर्स्ट प्रेफरेंस ये होनी चाहिए आप सबकी, थोड़ा बहुत झेलने दो उस बंदे को, थोड़ा बहुत झेलने दो उसको। सीखना क्या है? क्योंकि कार्मिक लेसन्स हैं यहाँ पर, तो जब वो टाइम आ रहा है उन कार्मिक लेसन्स को सीख कर उसे जीवन में आगे बढ़ना। अगर वो सीख गया तो उसकी लाइफ तो बल्ले बल्ले। अभी एक चीज गांठ बांध के रख लो अपने पास, हम जब भी किसी चार्ट को पढ़ते हैं, हम यहाँ पर रीड करते हैं 5 मेजर नंबर्स, 5 माइनर नंबर्स। तो ये मेजर और माइनर नंबर्स जो होते हैं ये करते क्या है? ये बताते हैं कि आपकी लाइफ में क्या घटना घटने वाली है, उसको आप कैसे जीने वाले हो। जैसे हमने आपसे बात करी कि आपके फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर, वो कह रहे हैं कि ठीक है आप बिहेव कैसे करोगे, कोई घटना घटने वाली है या कुछ होने वाला, तो उसमें आप बिहेव कैसे करोगे, आपका मन कैसा चलेगा, आप उसको कैसे डील करने वाले हो। तो इस चीज में वो बोलते हैं, हमने भी मान लिया जी वो ऐसा करते हैं। बट बट जब हम चार्ट रीड कर रहे हैं, हमने उसको कैसे समझा? इसी तरीके से मैं अगर आप मेरे जो YouTube पे वीडियोस हैं उनको देखोगे, तो मैंने वहां पर अक्सर, या फेसबुक पर भी अक्सर, मैंने सिर्फ और सिर्फ ईयर, जो बंदा जिस ईयर बॉर्न होता है उस ईयर नंबर को कैलकुलेट करके बहुत लंबी चौड़ी प्रिडिक्शन की हुई है, सिर्फ उसी इतने से हिस्से से। और उसमें भी लोग कहते हैं हाँ जी सही जा रही है, मेरे साथ ये चीज घटना घट चुकी है। तो आपको क्या करना है? ऐसा तो है नहीं कि आप नहीं पढ़ रहे हो, आप सब पढ़ रहे हो। अब हम बात करते हैं, तो जब हम चैलेंजेस को रीड करेंगे, तो जब भी रीड करेंगे हम चैलेंजेस को, रीड इट अलोंग विद योर टैलेंट नंबर। आपका टैलेंट नंबर कैसा है? लेट अस सपोज कि आपका टैलेंट नंबर है 7। 7 टैलेंट नंबर क्या कहता है कि इंसान खोजी प्रवृत्ति का है, सोचने वाला है, काफी कुछ सोच रहा है। और जब हम बात करते हैं चैलेंज 4 की, अगर ये चैलेंज 4 फर्स्ट टाइम आया है, तो ये आता है आपके जीवन के इनिशियल स्टेज पे, जब आपका जीवन की फाउंडेशन बन रही है। तो उस समय पे आप बिहेव कैसे करोगे? आप सोचोगे, ज्यादा करोगे कुछ नहीं। जीवन में सीखने के समय तो क्या होगा, ऐसा नेटिव को सिर्फ आप ये दो ही चीज देख के, दो ही चीज देख के आप बोल सकते हो कि भाई इस नेटिव के फेल होने के स्कूल में चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। पढ़ेगा लिखेगा सीखेगा सब कुछ, लेकिन जब एग्जाम देना जाएगा तो दिमाग अपना ही मतलब कहीं और ही खोया हुआ हो। सेकंड में आ गया अगर 4, टैलेंट नंबर 7 के साथ 4 आ गया, अब सेकंड साइकिल में ये कैसे बिहेव करेगा? सेकंड साइकिल में वो अपनी रिलेशनशिप में सही से समय नहीं देगा। सोचेगा कि मैं अपने स्पाउस को एक्स चीज दूं, स्पाउस को वाई चीज दूं, मैं ये दूं वो दूं, बहुत बड़े बड़े ख्वाब, लेकिन वो सिर्फ ख्वाब होंगे। लेट अस सपोज अगर ये थर्ड साइकिल में आ गया, तब क्या होने वाला है? फोर्थ साइकिल में आ गया तब क्या होने वाला है? सेम, वो अपने ख्वाबों में जी रहा होगा। अब हम ये मानते हैं कि जो ये 4 का हम बात कर रहे हैं लाइफ चैलेंज, ये आया तो सही, ये एक ही बार आया, 3-4 बार नहीं आया। आउटस्टैंडिंग चैलेंज नहीं बना किसी की लाइफ में, एक ही बार आया। तो आप देखना जितने समय के लिए वो आया, आपको रीड करना पड़ेगा, एंड ऑलवेज रीड इट अलोंग विद द ग्राफ ऑफ योर नेम। आपको देखना है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है।
आपका लाइफ ग्राफ जो है वो फ्रिक्वेंसी ही है। अब आपने देखा यहां तो 4 आ गया 3-4 बार, तो आप समझ लेना ऐसा इंसान ओवर जिद मनाने वाला होगा, वो इतना रिजिड हो जाएगा कि हर काम को ऐसे करो वैसे करो, ये तरीका वो तरीका, और खुद कुछ भी नहीं करेगा। अब हम कहते हैं कि यहां पर हमारा आ गया कार्मिक लेसन 4। अब ये इंसान खुद तो इनडिसिप्लिन्ड है, ऊपर से ख्वाब लेने वाला है। अभी तक मैं ना तो इवेंट्स पे पहुंचा हूं, ना मैं कहीं और पहुंचा हूं। मैं इसलिए आप लोगों से शेयर कर रहा हूं कि आपको समझ में आना चाहिए कि हम एक ही चार्ट को मल्टीपल तरीके से समझ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए आसान हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं नेटिव का। जो कोर नंबर्स हैं उसमें कार्मिक नंबर्स ज्यादा है, ठीक है। कार्मिक नंबर्स ज्यादा हैं, और उसके बाद क्या हो रहा है, उन्हीं कार्मिक नंबर्स को हमने चैलेंज में पा लिया। लेट अस सपोज टैलेंट नंबर 14 5 एंड चैलेंज इज 5। अब क्या होगा? सर, एक तो खर्चीला होगा वो आदमी, मतलब खर्चे ज्यादा उड़ाने में वो करेगा। दूसरी चीज ये होगा कि उसमें बातूनी तो है ही है वो, बातूनी होगा लेकिन उल्टी सीधी तरीके से बात करेगा और अपना काम बिगाड़ेगा। अब देखो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा सर एक्स्ट्रा चीजों में भी दिमाग ज्यादा लगेगा, मतलब बेफालतू के कामों में ओवर सेंशुअसनेस। वेवरिंग माइंड होगा। हमने कहा 14 5 है, ठीक है जी, बंदा 14 5 है। 14 5 क्या है उसका? टैलेंट। तो वो स्लेव किस चीज का है? अपनी सेंसेस का, सेंशुअसनेस का, खाने पीने का, शराब का, फिजिकल नीड्स का, है ना, बेड प्लेजर्स का, उसको ये चस्का है। अब यही उसकी लाइफ का चैलेंज है। तो ये क्या हो गया, जिस समय उसका लाइफ साइकिल, किसी भी लाइफ साइकिल में ये चैलेंज आएगा, ये सब चीजें अति हो जाएंगी। समझ पा रहे हो? मैं आज बात ही नहीं कर रहा इवेंट की या कोर की या किसी चीज की। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आपको चार्ट को रीड करना है तो कितने अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। अब हम कहते हैं कि बंदे का जो है टैलेंट नंबर 14 5 है, और ग्राफ पे मोर देन 4 टाइम्स उसके 5 आ गया, मोर देन 4 टाइम। अब समझो कि ये चीज कब उसकी लाइफ में इंटेंसिफाई होगी, ये कब चलेगी। अब यहाँ टाइम नहीं है हमारे पास, हमने यहाँ चैलेंज की बात ही नहीं करी है, लाइफ चैलेंजेस की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ये क्योंकि पूरी जिंदगी चलना है तो हर समय इम्पैक्ट करेगा। अब हमें ना इस जब ऐसे चार्ट आ जाएंगे तो हमें यहाँ ध्यान देना है दो चीजों पर। एक हम देखेंगे डेस्टिनी को, और एक हम देखेंगे उस बंदे का हार्ट डिजायर। अगर हार्ट डिजायर फेमिनाइन एनर्जी के साथ है, या डेस्टिनी में फेमिनाइन एनर्जी रूल कर रही है, तो फेमिनाइन एनर्जी क्योंकि एक्सट्रोवर्ट एनर्जी है, तब वो इंसान एडिक्शन की तरफ ज्यादा जा सकता है। प्लस हम हमेशा कहते हैं देश काल पात्र परिस्थिति। हमें जब भी प्रिडिक्शन करनी है तो देश काल पात्र और परिस्थिति के अनुसार करनी है। अब हमारे पास जब कोई नेटिव आया तो ऑब्वियसली हमें पता लगेगा कि मम्मी पापा क्या करते हैं, कैसे हैं, क्या स्टेटस है, बेटा कौन सी क्लास में हो, क्या सब्जेक्ट में आप पढ़ रहे हो, कितने मार्क्स आते हैं। तो ये छोटी बातें करके आपको ये समझ में आ जाएगा क्या वो बच्चा पढ़ा लिखा है। जो भी नेटिव आया हमारे पास, क्या वो अच्छे से पढ़ा लिखा है। कारण जब भी नेगेटिविटी ज्यादा आती है पढ़े लिखे लोगों के साथ, वो उसे डील कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई नेटिव ऐसी कम्युनिटी से है या ऐसे स्टेटस से है जहां पर उसने पढ़ाई भी नहीं करी है, गो एंड रीड द चार्ट्स ऑफ डेकॉइट्स एंड रेपिस्ट। इस सबसे बेहतरीन आपको एग्जांपल्स मिलेंगे वहां पे। अगर, क्योंकि याद होगा जब मैं पढ़ा रहा तब भी मैंने आप लोगों को कहा था, अगर नेटिव पढ़ा लिखा होता है तब चीजें अलग हैं, अगर नहीं पढ़ा लिखा तो ऐसा इंसान गड़बड़ झाला कर सकता है। नाउ लेट अस सपोज कि यहां पर उसका हार्ट डिजायर और उसका डेस्टिनी आ गया इंट्रोवर्ट। ऐसे में क्या होगा? अगर इंट्रोवर्ट आ गया तो ऐसे में एक बड़ी प्यारी चीज होगी, वो बिगड़ते बिगड़ते सुधरेगा। ऐसे लोग बहुत हद तक चांसेस हैं जब लाइफ इवेंट्स आएंगे तो उसके हिसाब से वो आगे बिगड़ना और सुधरना चल रहा होगा, बट स्टिल उनके अंदर कहीं ना कहीं बार्स में जाना, पार्टी करना, इस सब चीज की चाहत ज्यादा होगी। अगेन यहां पर भी
बहुत जरूरी है कि ऐसे नेटिव की फैमिली को कहा जाए कि थोड़ा सा उन बच्चों के ऊपर आंख रखी जाए, और अगर हम उनका नेम करेक्शन करके वहां से उस इंटेंसिटी को रिमूव कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो वो बेटर रहेगा। क्योंकि हम पहले ही कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर चैलेंज 5 का आ गया क्या करेंगे, फंस गए। तो यहाँ पर गड़बड़ झाला ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए 3 चीजों की आज मैं बात कर रहा हूं, एक टैलेंट की, एक आपके ग्राफ की, और एक उसके साथ बात कर रहा हूं मैं, वो बात कर रहा हूं मैं चैलेंज की। आप लोगों को आधी अधूरी जानकारी ना रह जाए, इसलिए ये चीजें बताना बहुत जरूरी है। जैसे आजकल पॉडकास्ट चल रहे हैं बहुत ज्यादा, और पॉडकास्ट पे कोई न्यूमरोलॉजिस्ट ने आके बोल दिया जी लास्ट में आप 55 ले लेते हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब पता लगा 55 नहीं, आप 555 ले लो। अब वो नंबर शूट कर गया। अब इसके पीछे का फंडा शायद उनको नहीं पता, तो मैं बता देता हूं। अगर कल को हम ये वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, वो देख लेते हैं, तो शायद वो भी सुधार ले आए। अगर किसी मोबाइल नंबर में लास्ट में 55 या 555 आ गए, और उसके साथ बाकी के नंबर्स में 1, 3, 7 और 9 आ गया, तो ऐसा नेटिव फ्रॉड होगा। और उसी की जगह 248 आ गया, तो ऐसा नेटिव फ्रॉड करेगा। तो बताओ, क्या 55 या 555 फेवर करेंगे? आधी अधूरी जानकारी के सिर पे बातों का गलती उन लोगों की भी नहीं है, क्योंकि देखो उन्हें भी पता ही नहीं था, उन्हें किसी ने बताया ही नहीं इन चीजों के बारे में। और जो इन चीजों पे वो रिसर्च करते हैं, वो रिसर्च सब्जेक्ट भी उनका अलग किस्म का है, जिसके चलते हुए उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं है। क्योंकि हमारे को जो पीआर वाले हैं, जब वो इनवाइट करते हैं तो वो यही कहते हैं कि सर इस तरीके की बात बोलनी है, ऐसी बोलनी है और तहलका मचाना है। तो इसके लिए लोग कुछ भी बोलते हैं, कैसा भी बोलते हैं, अपने समझ लड़ाओ, फालतू फंड की बातों पे मत जाओ। तो अभी आप समझ पा रहे हो, किसी भी चार्ट को रीड करना है तो रीड करते वक्त हमें किन किन चीजों पे जाना है, पूरे चार्ट को रीड करना। अगर एक कोर हमने समझा और वहां पर कोई भी कार्मिक नंबर नहीं है, नेटिव के कोर में कोई भी कार्मिक नंबर नहीं है, इवन उसके सारे ही नंबर अच्छे अच्छे जा रहे हैं। बायरिदम नंबर में अगर 11 आ जाता है, दैट मीन्स हम कहते हैं यहाँ पर रिलेशनशिप इशू है। अब हम कहते हैं कि यहाँ पर 16/7 आ गया, यहाँ पर रिलेशनशिप इशू आएगा। मजे की बात 14/5 में यहाँ पर इतना रिलेशनशिप इश्यूज नहीं आते। और ये रीजन रहता है कि हमारा कोर किस हिसाब से है। हाँ पूछो श्रेया। सर 16/7 जो है वो का डेट ऑफ बर्थ हो तो उसके भी लाइफ में मतलब मैरिटल इश्यूज आएंगे? देखो मैंने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले कि ये नंबर क्योंकि को मैंने 3-4 जगह देखा है जिनका डेट ऑफ बर्थ 16/7 है, उनके शादी में भी गड़बड़ होती है, आप या तो टूटती है या तो। पूरा चार्ट हाँ। बनाओ ना। प्रॉब्लम तो 7 की लाइफ में भी होती है, आप 16/7 कह रहे हो, 7 की लाइफ में भी है। अगर एक चीज समझ लो ना, वो किस एनर्जी को एग्रीवेट कर रहा है, बढ़ा रहा है, इंटेंसिफाइड कर रहा है। अगर उसने वो एनर्जी इंटेंसिफाई कर दी, उसको वो प्रॉब्लम झेलनी ही पड़ेगी। हम यहां पर बात करते हैं कि पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी में मूलांक को मानते ही नहीं कि वो ज्यादा पावर रखता है, वो माइनर नंबर में आता है। बर्थ नंबर जो है वो माइनर नंबर्स में आता है। हम मेन वैल्यू जो देते हैं, हम टैलेंट नंबर को देते हैं कि इस इंसान का नेचर ही ऐसा है। तो जब किसी का भी आपने हेल्थ इश्यूज देखने हैं, तो गो फॉर द प्लेन्स एंड ग्राफ। आप देखोगे उसमें जोन सी भी हिडन डिजायर होगी, तो हिडन डिजायर से मिलती जुलती उस इंसान को बीमारी होगी, डिजीज जो आपने पकड़नी है वो हिडन डिजायर वाली होगी। कि छुपी हुई आदतें होती है ना इंसान की, वो बीमारियां बन जाती हैं। बहुत आसान है न्यूमरोलॉजी, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। बट आपका नजरिया कैसा है, क्योंकि मैंने 2-4 बार कई जगह पे लिख दिया मेंटोर न्यूमरोलॉजी अंक सत्वा अकेडमी। तो मुझे वो यार, टीचर का काम होता है पढ़ाना, मेंटोर का काम होता है थोड़ा डंडा लेके पढ़ाना, थोड़ी थोड़ी देर में डंडा करते रहो। तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, तुम सबकी क्लास लेता रहूं, जरा जरा सा पूछता रहूं कि भाई कहाँ हो, किस स्टेज पर। अगर मुझे लगे कि कुछ टाइम हो गया आप लोगों को पढ़ते हुए, अब समय है कि आप लोगों को कुछ नई चीज भी या नए तरीके से चार्ट को रीड करने का तरीका भी समझाऊं, तो मेरी कोशिश रहेगी, मैं वो करता रहता हूँ। और आगे से अपन लोग और ज्यादा करेंगे। नेटिव का नेम जो है ना,
वो आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी का नेम के ऊपर काम करते हैं तो देखो, जैसे एस्ट्रोलॉजी है ना, एस्ट्रोलॉजी कैसे खेलती है, एस्ट्रोलॉजी कहती है महादशा है, उससे ज्यादा ताकतवर अंतरदशा है। क्योंकि महादशा लंबे पीरियड के लिए, अंतरदशा थोड़े छोटे समय के लिए, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा आता है। लेकिन घटना कब घटेगी? जब ट्रांजिट आएगा, गोचर आएगा। तो हम भी तो यही कर रहे हैं। हम न्यूमरोलॉजी में जो नेम को कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो वही चीज कर रहे हैं। अब आपको यह समझना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन ऑफ दोज लेटर्स, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन जब आप उन लेटर्स का बनाते हो और उसके साथ आप रीड करते हो, तो आपको वहां पर भी हेल्थ इश्यूज पकड़ में आ जाएंगे। आप हर हालत में देखना, जब रिलेशनशिप की बात करते हो तो बायरिदम नंबर सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालता है आपके हार्ट डिजायर के साथ साथ। ठीक है, टैलेंट का तो होता ही होता है, लेकिन डेस्टिनी भी रिलेशनशिप पे बहुत इंपैक्ट डालती है। अब हम आगे की बात करते हैं। अगर हम किसी की बात कर रहे हैं कि किसी नेटिव का जॉब का इशू आ रहा है, करियर का इशू आ रहा है, तो करियर कैसे रीड करते हैं, करियर में इशू को कैसे रीड करते हैं, करियर प्रॉब्लम्स को कैसे रीड करते हैं, उसके लिए आपको हर हालत में चेक करना है कि पर्सनैलिटी नंबर पर। और आप जब ऐसे चार्ट्स रीड करेंगे जिनकी जॉब इश्यूज है या जिनके कोई एक काम टिकता नहीं है, मल्टीपल कामों में वो लोग भाग रहे हैं, तो आपको पता लगेगा कि ऐसे नेटिव दे आर वर्किंग अगेंस्ट देयर प्लेन्स। तो जब कोई इंसान अपने टेम्परामेंट के अगेंस्ट काम कर रहा है तो उसको सक्सेस मिलेगी ही नहीं। एट दैट टाइम यू कैन सजेस्ट देन वर्क अकॉर्डिंग टू योर टेम्परामेंट। चलो, अभी अपन ने आपसे कहा था कि अपना चार्ट की बात कर रहे थे हम, है ना? श्रेया, तुमने दी थी ना डिटेल्स? यस सर, मैंने डाली थी। तुमने कर दिया है स्पेल चेंज, तो हम उसी को आज एक बार नजर मारते हैं। हाँ सर, याद आया एक चीज। हाँ, जैसे आपने अभी बोला जो पर्टिकुलर नंबर, बायोमास नंबर समथिंग बोला, बायरिदम तो नंबर। बायरिदम, सॉरी, बायरिदम नंबर भी बोला। तो वैसा कुछ नंबर है जैसे किसी को अपना कोई लकी नंबर निकालना हो? अरे वो बेकार की लकी बात नंबर होती है, वो बेकार की, लकी नंबर नाम की कोई चीज ही नहीं होती। यार एक चीज समझ, जैसे लाइफ कोई। में लगातार नंबर चेंज हो रहे हैं। आपका हम्म। मूलांक जो है ना, मूलांक यानी कि आपका बर्थ नंबर, उसको कहा जाता है कि वो ब्रह्मा है। आपका टैलेंट नंबर जो है वो विष्णु है। लेकिन आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक नंबर ऐसा होता है जो कहीं से भी आता है, वो रेगुलर हेल्प कर रहा होता है। जैसे मेरी लाइफ में 9 नंबर आता है। मैं हनुमान जी को बहुत मानता हूँ, हनुमान चालीसा करता हूँ, हनुमान जी के पाठ करता हूँ, मैं हनुमान जी से बड़ा वो है। और मंगलवार को कोई अगर बुरी घटना मेरी लाइफ में घटती है ना, वो पॉजिटिविटी से के साथ निकलती है, वो बुरी होती ही नहीं है। मेरे लिए जब बुरा टाइम आया, मैंने अपने नाम को 9 पे किया और मैं उस टाइम से बाहर निकल गया। एक और बड़ी मजेदार चीज है, मेरी एक फ्रेंड है, एस्ट्रोलॉजर हैं और काफी नाम है उनका, उन्होंने बात बात करी। तो क्या हुआ, उनके जब उनकी मेरी बात हुई तो पता लगा कि लकी नंबर है जी, जो आपका डेट ऑफ बर्थ से निकाला जाता है, उसको हम एंजल नंबर भी कहते हैं, उसको पता नहीं और कौन सा नंबर भी कहते हैं। और वो यहाँ कलाई पे लिखकर उसे ग्रीन पेन से और गोला करना है। मैं कहा ये तो आप कुआ नंबर कहते हैं। हाँ हाँ सर, कुआ नंबर ही तो होता है। अरे डियर, वो तो बहुत काम का नंबर है, ये है वो है। मैं कहा ये कहाँ से आया, किस जगह से आया? तो कुआ नंबर तो ऑब्वियसली फेंगशुई की चीज है, फेंगशुई से आई है। मैं कहा अब एक काम करो आप, मैं गूगल करो और वहां पर कुआ नंबर कैलकुलेटर जो है उसको सर्च करो, उसमें अपनी डिटेल डालो, एंटर मारो, आपका कुआ नंबर निकल के आ जाएगा। कहती है ये तो बड़ा इजी हो गया। मैं कहा लेकिन उसके नीचे ना कुआ नंबर के मतलब लिखे हुए हैं, वो पढ़ लेना। मैं कहा नहीं तो 2 मिनट को मैं देता हूँ। मैंने करके स्क्रीनशॉट मार के उनको दिया। मैं कहा देखो इसमें ये लिखा हुआ है कि ये डायरेक्शन आपके लिए अच्छी है, वो डायरेक्शन इस काम के लिए अच्छी है, ये डायरेक्शन इस काम के लिए अच्छी है। मैं तो भैया कुआ नंबर फंगशुई में यूज होता है, जैसे हम वास्तु है वैसे उनका चाइनीज का फंगशुई है। और ये सिर्फ और सिर्फ लकी डायरेक्शंस बताता है, ये लकी नंबर नहीं है। पहले तो आप ज्ञान प्रॉपर लो ना, आपको ज्ञान ही नहीं है, आप वेले ही कुछ भी कैसा भी कर रहे हो। तो शी वॉज शॉक्ड के नहीं ललित जी, ये तो हमने आपके मुंह से सुना, हमें तो पता ही नहीं था। हमने तो इतने मतलब बड़े बंदे से पढ़ा, उतने अब पढ़ा होगा यार, जिससे मर्जी पढ़ा होगा। मैं ये तो गूगल चाचा आपके सामने बैठा हुआ बेचारा, वो खुद बता रहा। उस पर सिंपल सा काम करना है, आपको गूगल पे जाना है, वहां पर सर्च करना है कुआ नंबर कैलकुलेटर, वो साइट खुल जाएगी। आपने अपना डालना है, कुआ नंबर आपका निकल के आ जाना है, मेल फीमेल डालना होता है। तो वो निकल के आ जाएगा ना, उसके वो नीचे ना उसके डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है कि आपके लिए ये डायरेक्शन इस काम के लिए लकी है, ये हेल्थ के लिए अच्छी है, ये पढ़ने के लिए अच्छी है, ये बिजनेस, और ये अनलकी है। यार इसका मतलब लकी नंबर नहीं है ये। क्योंकि हमारी जो कलाई है ना,
ये कलाई जो है ये मिथुन राशि है। तो आपकी मिथुन राशि आपके चार्ट में किस जगह पर है उसको देखना जरूरी होता है। अगर विश्वास ना हो तो अलग अलग रंगों के धागे ले आओ, अपने हाथ पे पहले कोई से भी रंग का डालो, हफ्ता 10 दिन, देखो लाइफ में चेंजेस क्या है। उसको उतार दो, फिर अगले हफ्ता 10 दिन दूसरे रंग का डालो, फिर तीसरे रंग का। तो आप देखोगे जब तो मंगल, धागे मतलब नॉर्मली बांधने हैं या कोई नॉट वगैरह भी बांधने हैं हाँ उसमें? हाँ बांधना है, प्रॉपर धागा बांधना है। तो कलाई में आपने लाल धागा बांधा तो मंगल एक्टिवेट कर लिया मिथुन राशि में। अगर आपने काला और बांधा किसी तो शनि एक्टिवेट कर लिया, हरा बांधा तो बुध एक्टिवेट कर लिया। जैसे किसी का अगर शनि मिथुन राशि के शनि हो तो वो तो उच्च के होते हैं ना। आप बात नहीं समझ रहे। आप अपनी कलाई में जब एक्टिवेट करोगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी कि वहां फेवर क्या दे रहे हैं। कहीं ये ना हो अगर वो वहां आकर बैठे और कोई और वहां पर दृष्टि डाल रहा हो और वहां पंगा कर रहा हो। चार्ट में तो था नहीं, आपने एक्टिवेट कर दिया, ये समझा रहा हूं। तो थोड़ा इमोशनल आप भी हो गए, तो यानी कि थोड़ा बहुत डिप्लोमेसी आपकी बढ़ गई और चीजें सॉर्ट आउट होने लग गई अलग तरीके से। शांत कर दिया इस नाम ने आपको, है ना। नहीं सर, ये डिप्लोमेसी वाली बात मैं 100% मान रही हूँ। ये तो मैं करना शुरू कर दिया और काफी शांत सुकून से जी रही हूँ भैया। वो सीधे सपाट एक रास्ते चीज से मुझे कोई बता, कोई काम बन हेल्थ नहीं रहा। वगैरह का तो नहीं हुआ? कोई हेल्थ का तो दिक्कत नहीं आई, नहीं, जैसे स्थान हेल्थ का परिवर्तन मुझे में कोल्ड का, इस टाइप का कुछ? नहीं। चलो बढ़िया है, नहीं आई तो। अभी हम देखते हैं। तो यार चैलेंज आपके चल रहे हैं 0 के, तो कोई ऐसी बात भी नहीं इस नेम में। मेरे पास वही डैडी की हेल्थ को लेके जो था, आपको मालूम है। नहीं वो तो चलो अलग है, मैं सिर्फ आपके चार्ट की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो बस इसमें, बाकी तो चल रहा है। हाँ तो उसमें नहीं, आपकी हेल्थ है सिर्फ, और किसी की बात नहीं कर रहा मैं। इमोशनल फ्रंट पे आपकी चीजें चली गई इस नाम के साथ। और अगर हम बात करें 24, तो 24 के बाद आपको कोई ऊंची जगह मिलने का है। ब्लड डोनेट वगैरह कर लेना या ब्लड टेस्ट वगैरह करा लेना रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि तो अभी दिया था, पिछले साल दिया था वो डैडी को, जब लगा था तो ब्लड तो निकला था बॉडी वो से। वो साल में एक बार चेक करो, चाहे ब्लड टेस्ट करवाओ, वो अपनी चीजें करते रहना। तो यहाँ सब नॉर्मल चल रहा। ये जाकर कहीं बुढ़ापे में 67 ईयर्स की जब हो जाओगी तब जाके कहीं 16 आ रहा है, वरना कहीं कुछ नहीं है। 51 की एज में जाके तुम्हारा 14 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 7 साल के लिए, वो भी ई के साथ आ रहा है। तो ट्रैवलिंग कराएगा ज्यादा वो वो उस समय। वो कब? 51 ईयर हाँ की एज? हाँ हाँ हाँ, ट्रैवलिंग कराएगा ज्यादा और तुम्हें क्या कहते हैं सक्सेस मिलेगी, प्रमोशन मिलेगी। ठीक है, अगर मीडिया में थोड़ा सा चमक लोगी तो और भी ज्यादा मिल जाएगी, तो तुम पर है। पर अब भी कुछ ना कुछ तो। मीडिया सर ये भी तो है, जो यूट्यूब चैनल वगैरह बनाते हैं, वो हाँ भी तो हाँ, मीडिया से ही रिलेटेड बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जो हाँ मिसिंग कर्मा है ना वो काफी सारे हो गए हैं, तो इनको हाँ याद रखते हुए डिप्लोमेसी पे काम करना है। अपना जो आपका हाँ। क्रिएटिविटी का काम है उस पर भी ध्यान रखना। डिसिप्लिन्ड होकर ही रहना होगा। जिम्मेदारी आप निभा ही रहे हो, है ना। तो वो सब आपको करना ही होगा। पैसे को वेस्ट मत करना। आपने बनाया नहीं ना, इसके बाद अपना चार्ट नहीं बनाया। बनाती तो समझ में आती चीजें, है ना। हाँ चलो वो करोगे उससे बेटर हो जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ तो हमारे बहुत बढ़िया बढ़िया नंबर्स आ रहे हैं। तो सर, वही जो नंबर्स का था, अभी थोड़े थोड़े छोटी छोटी चीजें पूछते हैं लोग। जैसे किसी को अपने जर्सी पे नंबर लिखवाना था, क्रिकेट खेलता है, तो हम्म। कौन सा लिखवाऊं, कौन सा अच्छा है? तो वो याद रखना जो उसका हमेशा, जो जिसका भी टैलेंट नंबर के हाँ हिसाब से। टैलेंट, टैलेंट नंबर जो है वो उसका हुनर है। हाँ तो टैलेंट नंबर वगैरह आपको लिखवाने ही चाहिए। आप एक काम और कर सकते हो, ये देख सकते हो कि अगर उसके ग्रेड में, लोशु ग्रेड में अगर स्पोर्ट्स वगैरह का बंदा है ना, तो हाँ। आप उसका 276 पे ध्यान दे सकते हो कि कौन सा मिसिंग है, वो ओके लिखवा दो। वो भी फेवर कर ओके। जाएगा, क्योंकि मिसिंग एनर्जी दे दी ना आपने उसको। भाई 276 ठीक। जो है वो आपका स्पोर्ट्स में क्योंकि अच्छा उसका करता है। 6 पे आ रहा था, टैलेंट 6 पे। मैंने उसको 42 सजेस्ट किया तो बोल रहा है ऑलरेडी वो 42 से खेल रहा था, 42 जर्सी पे लिखा था। लेकिन बोल रहा है कि मेरे को उससे ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। बहुत ज्यादा, मैं ज्यादा इतने दिन से खेल रहा हूँ, बहुत ज्यादा प्रमोशंस मेरे नहीं हुआ है, तो मेरे को ऐसा नंबर चाहिए। तो मैंने बोला फिर 60 से ट्राई करके देख। 42, क्योंकि उसके दिमाग में था कि राहु चंद्र का मिक्स हो जा रहा है 42। तो ये नहीं पता हम उसकी उसे वजह इतना से फिर अच्छा मानते हैं। मैंने तो उसको समझाया, लेकिन उसके भाई दिमाग में 42 वही से समझो राहु ना चंद्र उसको, का विष योग उसको बन रहा है। ऑन वो बोल ग्राउंड रहा है फिर चोटें नहीं लगेंगी, ऑन ग्राउंड चोट नहीं लगेगी उसको, उसके लिए वो भी तो अच्छा है। कौन सा 42 में? हाँ चोट लगने से हाँ बच जाएगा ना, उस हिसाब से तो वो भी वही, अच्छा। लेकिन उसके दिमाग में बैठा हुआ है 42 से मेरे को कुछ ग्रोथ नहीं मिला है, कुछ अच्छा नहीं हुआ है।
और वो राहु चंद्र का योग बन रहा है, तो वो अच्छा नहीं है, मतलब उसके दिमाग में फिट हो चुका है, मेरे को अरे ये वही नहीं है ना, चाहिए। आधी आधी अधूरी जानकारियां लोगों ने दी हैं, और हाँ। ये पॉडकास्ट वगैरह पे सही जेन्युइन नॉलेज देने की बजाय वो उल्टे सीधी चीजें कर रहे हैं, जिसके चलते हुए लोगों को दिक्कत हो रही है। तो समझदारी वाले काम नहीं कर रहे हैं, है ना, तो अब क्या कर पॉडकास्ट सकते पे हैं। तो इतने कि लोग ज्योतिष बन गए, आधे से ज्यादा लोग। हाँ, मैंने किसी को अपने से वो राय देना ही छोड़ दिया, इसीलिए हर कोई मेरे को ही समझाने आ जाता है। दिक्कत है, देखो लोगों को नहीं समझना, अब हम हर एक बंदे को तो समझाने से रहे। देखो हर एक के अपने कर्मास हैं, उसको भुगतने हैं, तो उसे ठीक है करने दो। हर एक को अपना करना चाहिए, हमें तो ये देखना है हमें फायदा हो रहा है ना, दैट्स इट। हमें अपने अपने काम से नॉलेज को वैसे ही लेकर चलना है। और पूछो। आपको एक मैंने कॉम्बिनेशन दिया था, आपने बोला था कि वो अच्छा नहीं है शैडो नंबर का। बट मेरे यहाँ पे एक शॉप है, मतलब खाने पीने का ही शॉप है, लेकिन वो इतना बढ़िया चल रहा है। और समझो, जब अभी हमें किसी पीछे, नेटिव की बात कर रहे होते हैं, हम कोई बिजनेस की बात कर रहे होते हैं, वहां दोनों चीजें अलग अलग जाएंगी ना भाई। अच्छा, क्योंकि उसका बहुत बढ़िया बिजनेस है, अभी मैं उसी का रीड कर रही थी। आप बस का समझो, शैडो क्या के पता साथ वो, मैच नहीं हो रहा। क्या पता वो काम जो है उसके अपने नाम पे ना हो, कि उसकी वाइफ के नाम पे हो, उसके पापा के नाम पे हो, बेटे के नाम पे हो, किसी और के नाम पे हो। तो तो सर शैडो नंबर कैसे उसका मिक्स, जैसे कोई बिजनेस ही है, मान लीजिए उसका शॉप का नाम है, जैसे एक मैं, जैसे काशी चाट भंडार नाम है उसका, ठीक है। बट अब उसका मैं अगर निकाल रही हूँ शैडो नंबर, वो तो उसी नाम का आएगा। काशी तो का अलग ओनर निकालो, का नाम, चाट का अलग निकालो, भंडार का अलग निकालो। क्योंकि वैसे शैडो अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन वो बहुत अच्छा चल रहा है, पीछे नीता अंबानी खा के गई है उसमें। देखो मैं तो आपको बताऊं, काफी और भी ज्यादा उसका। एक बंदा है, उसकी चाट की दुकान बहुत जबरदस्त चलती थी और नाले के ऊपर थी, एमसीडी वालों ने तोड़ ताड़ दी, भगा दिया उसे, वो चला गया यहाँ से। उसने कहीं ढंग की जगह पे दुकान खोल ली, उसकी दुकान पिट गई। अब वो क्या हुआ, कुछ समय बाद आके उसने दोबारा वहीं पे अपना पहले ठेला लगाया, फिर वो लंबी लंबी गाड़ियां रुक रही हैं, लाइनें लग रही हैं, और उसकी मारो मार हो रही है। कारण नाला क्या है, राहु। अब उस बंदे का राहु प्रधान था, उसकी बल्ले बल्ले हो रही है, दही बल्ले बेच रहा है नाले के ऊपर खड़ा हो गया। अगर हम यहाँ पर पाइथा की बात करते हैं, तो पाइथा बिजनेस में सिर्फ इतनी बात करता है, 1 से लेकर 9 तक नंबर है, मास्टर नंबर्स हैं, कार्मिक डेप्थ हम्म। नंबर्स हैं, उस पर ध्यान दो। वो सिर्फ इतनी बात करता है। बंदे की लाइफ इवेंट्स कभी कभी बुरे नंबर्स भी, जैसे हम 11/2 को गलत नंबर मानते हैं, लेकिन 11/2 डेस्टिनी वालों की मैंने इवेंट्स अच्छे जाते देखे। हम कहते हैं इवेंट आएगा इस समय में बुरा हो जाएगा, वो बंदे खूब पैसे कूट रहे हैं, इवेंट जाने के बाद उसको खर्चा हो रहा है, तो यानी कि उस इवेंट में उसने जो कमाया, इवेंट के जाने के फौरन बाद खर्च हो गया। इवेंट ने अपना काम किया बट उस टाइम पर नहीं किया। तभी मैंने कहा ना, प्रॉपर चार्ट बना के काम करो, तब आपको दिखाई दे जाएगा। चलते हैं आज के लिए, जय माता दी।